हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और बेटा हम ऑलरेडी काफ़ी सारे सवालों को पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे हमने नए नए कंसेप्ट सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी भी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपनी चल रही है। मैंने आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स भी बताया है और उसके भी सवाल हमने पिछले बेटा जो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किए। सो आज के लेक्चर में बच्चों हम अपना सवालों का सिलसिला यूं ही आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये अभी मैं आपको बेटा जो सवाल करवा रहा हूँ वो मैंने एक दो लेक्चर पहले होमवर्क में भी शेयर किए थे, लेकिन मुझे कुछ बच्चों का आया था मैसेज कि सर हमको करवा दीजिएगा, हमसे बन नहीं रहे वो सवाल, तो मैं आपसे करवा देता हूँ। देखिए कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ax plus 12 equal to 0, x square plus bx plus 15 equal to 0 and x square plus a plus bx plus 36 equal to 0। मुझे दिया हुआ है have one root in common, they all have one root इन कॉमन, इन सारों में ही एक रूट कॉमन है। फाइंड आउट ए कॉमा बी कॉमा कॉमन रूट। ए बी और कॉमन रूट क्या होगा आपको ये बताना, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और वो कॉमन रूट आखिर होगा कौन सा, ये हमारे पास बच्चों सवाल है। देखते देखिए आपको बेटा अगर बोला जा रहा है कि इन तीनों में ही एक रूट कॉमन है, इसके दो रूट अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसके अल्फा गामा, इसके अल्फा डेल्टा, और हम ऐसा बोल देंगे कि तीनों में ही अल्फा कॉमन, तीनों में ही अल्फा कॉमन। तो अगर बेटा अल्फा इन तीनों में ही कॉमन होगा मतलब अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस 36 इक्वल टू 0। ये चीज बच्चों हम बोल सकते हैं। इमेजिन मैं इसे इक्वेशन 1, 2 और 3 का अगर नाम देता हूं तो आप देखकर इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मैं 1 में 2 को ऐड कर दूं और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि देखो ये a और b वाला टर्म ऐड होगा और इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये पूरी चीज कट जाएगी। ये सब 9, 10 तो पढ़ के आते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर ऐड हुआ तो 2 अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां बचा अल्फा स्क्वायर। ये a अल्फा में b अल्फा ऐड हुआ तो आ गया a प्लस b अल्फा और ये a प्लस b अल्फा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कट जाएगा। 12 में 15 ऐड हुआ तो 27 और उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -9। This will be equal to 0। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगा, और अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 9 आएगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा +-3। अगर अल्फा का वैल्यू बेटा, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 आएगा तो अल्फा का वैल्यू विल बी +-3। तो अब बेटा मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ चुका है, तो सबसे पहली बात तो मुझे जो इसमें कॉमन रूट बताना था, तो कॉमन रूट तो मुझे मिल गया। कॉमन रूट तो बच्चों मुझे मिल चुका है कि यार अल्फा इज द कॉमन रूट एंड इट्स वैल्यू इज +3 और -3, दोनों ही हो सकते हैं। अगर बेटा मैं बोलता हूं इफ अल्फा इज इक्वल टू +3, अगर अल्फा 3 होगा तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर अल्फा 3 होगा तो पहले वाले इक्वेशन में डालने से 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12, इसका वैल्यू 0 होगा, तो 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 3a प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आएगा -7। वैल्यू ऑफ a विल बी -7। एंड सिमिलरली बेटा अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से पुट करूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 3b प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू होगा -8। b का वैल्यू होगा हमारे पास -8।
तो अगर इनका कॉमन रूट 3 है तो a का वैल्यू आएगा -7 और b का वैल्यू आएगा -8 अगर कॉमन रूट 3 है तो। अब अगले केस पे आते हैं कि अगर कॉमन रूट -3 हुआ तो if alpha is equal to -3 if the common root is -3 तो -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 12 इक्वल टू 0, 9 - 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a का बेटा वैल्यू आ जाएगा 12 और 9 21, a का वैल्यू आ जाएगा 7। और अगर अल्फा इक्वल टू बेटा मैं -3 सेकंड इक्वेशन में रखूं तो -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 9 - 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 3b का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 और 9 24, b विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर बेटा हमारे पास कॉमन रूट 3 है तो a का वैल्यू आता है -7 और b का वैल्यू आता है -8। बट अगर कॉमन रूट -3, इफ द कॉमन रूट इज -3 तो a का वैल्यू आएगा 7 एंड b का वैल्यू आएगा 8। ठीक है, तो ये भी बेटा एक हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन था, इसलिए चलो इसको भी मैंने आपको करा दिया। आंसर्स मैंने उसके भी आपको उस समय दिए हुए थे, है ना। चीजें आराम से क्लियर होंगी बेटा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। और आप तो अभी ऑलरेडी क्लास 11th में, तो 11th के बच्चों को तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होनी चाहिए। आपके पास भरपूर समय है, आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। एक ही तरीका है बेटा जेई एडवांस क्लियर करने का, जेई मेंस क्लियर करने का, जो मैंने भी फॉलो किया था और जो हर बच्चा फॉलो करता है, जो भी जेई में सिलेक्ट होता है वो हर बच्चा, एक ही फॉर्मूला है जो हम सब फॉलो करते हैं, वो होता है कंसिस्टेंसी। आपको रोज काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन आराम किया, नहीं। आप रोज पढ़ो, भले 4 घंटे पढ़ो, 4 आवर्स की भले सेल्फ स्टडी रखो, भले 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी रखो, भले 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी रखो, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखो। रोज करना है मतलब रोज करना है विदाउट एक्सक्यूज। कुछ बच्चे जो नेचुरली ज्यादा शार्प होते हैं वो पूरा काम, पूरा होमवर्क 4 घंटे में कर लेंगे। वही पूरा काम, वही पूरा होमवर्क करने में कुछ को 5 घंटे लगेंगे, कुछ को 6 घंटे लगेंगे। तो टाइम फिक्स नहीं है। आप ये मत सोच के चलो कि नहीं मुझे एवरीडे 7 घंटे ही पढ़ने, मुझे एवरीडे 8 घंटे ही पढ़ने, ऐसा नहीं। आपके माइंड को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। आपको कोई चीज 4 घंटे में समझ में आती है तो आप रोज 4 घंटे पढ़ो। आपको कोई चीज पूरा का पूरा काम करने में रोज 7 घंटे लगते हैं तो 7 घंटे दो। समय तो देखो देना पड़ेगा। और आप किसी का भी रूटीन, किसी का भी टाइम टेबल बेटा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सबके लिए रूल अलग अलग होता है, रास्ते सबके अलग अलग है, मंजिलें सबकी बेटा सेम है। मंजिलें सबकी ही जेई मेन, जेई एडवांस से पहुंचने की है, रास्ते सबके अलग अलग है। तो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें ही चलना है और अकेले ही चलना है। तो अपना रास्ता खुद बनाओ, मेहनत करो, अपना टाइम टेबल एक फिक्स बनाओ और एवरी डे बेटा अपना पूरा काम कंप्लीट करो। ठीक है, वो जितनी भी चाहे देर में हो। और ये जो मैं घंटों की बात कर रहा हूँ कि 4 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे, बेटा ये सेल्फ स्टडी है। ये इसमें मैं आपके क्लासेस नहीं काउंट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर इसमें मैं यूट्यूब का लेक्चर देख रहा था, इट इज नॉट काउंटेड। इसमें सर मैं फलाने इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहा था, इट इज नॉट काउंटेड। सर इसमें मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था स्कूल के और कोचिंग के, इट इज नॉट काउंटेड। 4 घंटे 5 घंटे आपकी प्योर पढ़ाई, जिसमें आपके क्लास नोट्स का रिवीजन हो सकता है और सवालों की प्रैक्टिस हो सकती है और होमवर्क हो सकता है। ये एवरी डे आपको बेटा करना है। इस टाइम वही वाला ये टाइम है जो काउंट होगा। ठीक है, तो पिछला वाला बेटा हमारा सवाल सॉल्व हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको सॉल्व भी कर लिया है। अगला अपन बेटा देखो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ quadratic expressions q1x हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस k माइनस 29 x माइनस k, और q2x हमको बेटा दिया हुआ है
2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43x प्लस k, ठीक है, आर फैक्टर्स ऑफ द सेम क्यूबिक, आर फैक्टर्स ऑफ द सेम क्यूबिक, are factors of the same cubic. Then find the possible values of k. Then find the possible values of k. Then find the possible values of k. ये बेटा हमारे पास सवाल है, ठीक है, कि अगर ये सेम क्यूबिक के फैक्टर्स हैं तो आपको k की पॉसिबल वैल्यूज बतानी। सेम क्यूबिक के फैक्टर्स होने का क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक क्यूबिक है, लेट अस से आई हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px जो इस फॉर्मेट का है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इसके तीन रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इस क्यूबिक के तीन रूट्स हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। p अल्फा भी 0 है, p बीटा भी 0 है, p गामा भी 0। अब अगर ये मेरे पास क्यूबिक है और मुझे बोला जा रहा है कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये भी इसका फैक्टर है, ये वाला जो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये भी इसका फैक्टर है, दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस उसके फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। और इसमें बेटा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये वाले दोनों एक्सप्रेशंस को देख के देखिए। पहले वाले में a1 by a2 क्या है? a1 by a2 is 1/2, b1 by b2 is k minus 29 upon 2k minus 43, c1 by c2 is -1/1। तो आप बेटा देख सकते हैं कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तो इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, 1/2 और -1 तो इक्वल नहीं होता। तो क्योंकि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनके दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही क्वाड्रेटिक के बेटा दोनों रूट्स कॉमन कब होते हैं? क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं जब रेशियो सेम। क्या इसका रेशियो सेम है? क्या इसका रेशियो बेटा सेम नहीं, तो क्योंकि इसका रेशियो सेम नहीं है इसलिए सारे रूट्स कॉमन होंगे, ऐसा नहीं। पॉइंट ऐसा है कि देखिए अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हुए, क्योंकि अल्फा और बीटा इस क्यूबिक के भी रूट्स हैं, ये बोला जा रहा है फैक्टर्स ऑफ द सेम क्यूबिक, यही तो बोला जा रहा है कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द सेम क्यूबिक। तो अगर ये सेम क्यूबिक के फैक्टर्स हैं देन इट मींस कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा नहीं हो सकते, इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा नहीं हो सकते, इसके रूट्स अल्फा और गामा होंगे। अल्फा और बीटा नहीं हो सकते, इसके भी रूट्स अल्फा और गामा होंगे। जहां पर मैं ये बोलूंगा वेयर अल्फा विल बी द कॉमन रूट, वेयर अल्फा इज कॉमन रूट, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है बेटा, ये इसका कंसेप्ट है कि ये वाला जो क्यूबिक है, ये वाला क्यूबिक इस वाले इससे भी डिवाइड हो जाता है, ये वाला जो क्यूबिक है वो इस वाले क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसके अगर तीन फैक्टर्स हैं तो इसके तीन में से कोई दो फैक्टर्स इसके पास होंगे, कोई दो फैक्टर्स इसके पास होंगे। इसके पास अगर बेटा टोटल तीन फैक्टर्स हैं तो कोई दो फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक के होंगे, कोई दो फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक के होंगे। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये इसका बेटा मतलब है, ठीक है। तो जैसे ही बेटा ये वाली चीज हमको समझ में आ गई कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अब देखिए आपके पास अगर ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आप अगेन अगर देखें बेटा ध्यान से देखेंगे, अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस 29 अल्फा माइनस k विल बी इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 अल्फा प्लस k विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर वाले अगर मैं पूरे इक्वेशन ऊपर वाले बच्चों अगर मैं पूरे ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और कैंसिल आउट करूं तो मजा आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को आप लिख लो 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां आ जाएगा 2k, 29 into 2 आ जाएगा 58, ये माइनस k आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। अब आप सोचो बेटा
कि अगर आप नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाले में से आप ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, देखो 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर कटेगा। अल्फा के साथ क्या लिखा है? अल्फा के साथ लिखा हुआ है 2k माइनस 43, और ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो माइनस 2k, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस 58। अच्छा, सब्ट्रैक्ट किया है तो नीचे k ऑलरेडी लिखा हुआ था, माइनस ऑफ माइनस 2k मतलब प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2k प्लस 2k गया, 58 माइनस 43 इज 15, तो 15 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3k, और यहां से बेटा मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस k बाय 5। जो कॉमन रूट मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस k बाय 5, ठीक है ना, कॉमन रूट विल बी माइनस k बाय 5। अब अगर अल्फा का वैल्यू मेरे पास माइनस k बाय 5 आया है तो ऑब्वियसली ये उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा पहले वाले इक्वेशन को, तो पहले वाले इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए माइनस k बाय 5 का होल स्क्वायर यहां पर डाल दिया, प्लस k माइनस 29 माइनस k बाय 5 इधर भी रखा, और उसके बाद माइनस k, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर बाय 25, यहां से हमारे पास आएगा माइनस k स्क्वायर बाय 5, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 29k बाय 5 माइनस k विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए इधर अगर मैं इन दोनों के लिए एलसीएम लूं, इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए एलसीएम मैं कैसे लूंगा? इसको अगर मैं 25 करूंगा तो ये 5k स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से आ गया माइनस 4k स्क्वायर बाय 25। अच्छा, इन दोनों के लिए अगर करूंगा, ये k लिखा है, इसको 5k बाय 5 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? प्लस 24k बाय 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आपके पास आ गया, ध्यान से आप देखिए 5 का फैक्टर तो आप कॉमन लेके हटा दो नीचे से, तो ये 25 में से 5 बचेगा, ये वाला 5 का फैक्टर तो उड़ जाएगा, कॉमन लेके हटा दिया मैंने। 4 का अगर फैक्टर देखूंगा तो ये वाला 4 का फैक्टर जाएगा, और 24 में से 4 का फैक्टर निकलेगा तो 6 बचेगा, ये आ जाएगा मेरे पास। 4 का ही फैक्टर मैंने कॉमन लेके हटा दिया, तो ये इफेक्टिवली बेटा मेरे पास लिखा हुआ है k स्क्वायर बाय 5, इसको उस साइड ले जाते हैं, माइनस 6k विल बी इक्वल टू 0, k कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर आ जाएगा k बाय 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हमारे पास आ रहा है k का वैल्यू या तो 0 या तो हमारे पास k का वैल्यू आ रहा है 30। ये दो वैल्यूज आ रहे हैं बेटा, आइदर k इज 0 और k इज 30, ठीक है ना। k का बेटा दो वैल्यूज आएगा, आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 30। एक बार बेटा अपन अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं ताकि श्योरिटी हो जाए कि हमने सही सॉल्व किया है। तो कॉमन रूट हमारे पास माइनस k बाय 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। k की बेटा दो वैल्यूज आ रही है, इट इज आइदर 0 और इट इज 30, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद अगले सवाल की बेटा हम और बढ़ते हैं, बोर्ड अपना जल्दी से क्लियर कर लें। ये वो होमवर्क के बेटा क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए दिए थे, ठीक है। जिन भी बच्चों को इनमें डाउट रहा होगा, मुझे उम्मीद है बेटा क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स। तो अब बेटा नए क्वेश्चन अपन बनाते हैं, है ना, नए सवाल अपन बनाते हैं। हमारे पास अगला बेटा सवाल दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन k minus 2 x square minus k minus 4 x minus 2 equal to 0 has the difference of roots as 3, has the difference of roots as 3। अगर इसका बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है, फाइंड k, आपको k का वैल्यू बताना। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है तो आपको बेटा k का वैल्यू बताना। देखिए ये जो बेटा इक्वेशन हमें दिया हुआ है k minus 2x square minus k minus 4x minus 2 equal to 0, मान लेते हैं इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे को नहीं पता, दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वी डोंट नो, लेकिन हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा अगर इसके दो रूट्स है तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है। अल्फा माइनस बीटा का
मॉड लगा लेते हैं सेफ साइड में रहने के, है ना, सेफ साइड में रहने के लिए बेटा मॉड लगा लेते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं पता, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है वो 3 है। मॉड्यूलस से बचने के लिए मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर कर दो। मॉड्यूलस से बचने का सबसे सही तरीका है स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 9। यही होगा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यार इसमें अगर मैं प्लस 2 अल्फा बीटा भी कर दूं और माइनस 2 अल्फा बीटा भी कर दूं, इसमें अगर मैं प्लस 2 अल्फा बीटा भी कर दूं और माइनस 2 अल्फा बीटा भी कर दूं, ये सब क्लास 9 10th में हम करते थे। तो ये वाले को क्लब करते हुए मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 9। बेसिकली मैंने क्या किया है बेटा, इस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट किया। ये अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है इसको मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट किया, सिर्फ ये किया। ये आप क्लास 9th की अगर आरडी शर्मा खोल के देखेंगे तो मिल जाएगा, ऐसी वाली चीजें उस समय कराई जाती थी। तो देखिए सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, मतलब कि k माइनस 4 अपॉन k माइनस 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय a, मतलब कि माइनस 2 अपॉन k माइनस 2। ये आपको दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो, k माइनस 4 अपॉन k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज माइनस 2 बाय k माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 9। आप बेटा देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर एलसीएम k माइनस 2 का होल स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है। न्यूमरेटर में आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16। ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, तो प्लस 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ एक बार k माइनस 2 है, एक और आएगा तो 8 टाइम्स ऑफ k माइनस 2, दिस इज विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से बेटा देखिए अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 8k, ध्यान से देखो ये 8k है, 8k और ये माइनस 8k, ये कट जाएगा। अच्छा उसके बाद ध्यान से बेटा अगेन देखेंगे 8 इंटू 2 16 है बेटा माइनस साइन, तो ये माइनस 16 है, ये प्लस 16 है, ये भी कट जाएगा। तो इधर तो सब कट गया, इधर अकेला k स्क्वायर बचा, दिस इज इक्वल टू, उधर लेके जाओ इसको 9 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, तो 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 8k स्क्वायर, 9 4 is minus 36k, 9 4 is plus 36, this is equal to 0। ठीक है ना, ये आ रहा है बेटा मेरे पास, देख लीजिए 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर करोगे तो 8k स्क्वायर, 9 4 is minus 36k, 9 4 is 36। पूरे में आपको दिखाई दे रहा है 4 का फैक्टर कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, 4 का फैक्टर निकालेंगे माइनस 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे अगर बेटा मैं फैक्टराइज करूं तो मुझे दिख रहा है 6 और 3 का फैक्टर इसमें आता हुआ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत आसान है, बहुत इजी है बेटा। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आप लगाएंगे 6 और 3 का फैक्टर आता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये 18 है, तो दिस विल बी 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 3k और प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। 2k बाहर, k माइनस 3 माइनस 3 बाहर, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आएगा बेटा 3/2 एंड 3। ठीक है, k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3/2 एंड 3। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी बेटा k की। एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल बेटा करेक्ट अपन ने सॉल्व किया हुआ है, k विल बी 3/2 एंड 3। अब इसी को बेटा सॉल्व करने का एक तरीका और है ना, इसी को सॉल्व करने का एक तरीका और है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो। अगर ना भी पता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी आपको करवा देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। लेकिन एक इसका आसान सा तरीका और भी है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे लिखा जाता है। देखिए आपको बेटा एक चीज जो पता होनी चाहिए कि जनरली हम जब क्वाड्रेटिक लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके हम दो रूट्स बोलते थे अल्फा और बीटा, तो इसमें हम बोलते थे कि यार
अल्फा कोई एक रूट है ना, अल्फा और बीटा बोल लो, या तुम इसको ऐसा करो x1 और x2 बोल लो, x1 और x2 बोल लो, ठीक है। तो कोई एक रूट होता था -b प्लस अंडर रूट ऑफ d, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाय 2a, और कोई एक रूट होता था -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाय 2। ये दो रूट होते थे, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, अगर बेटा हमें बोला जा रहा है कि इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे बताइए x1 माइनस x2 कितना होगा, x1 माइनस x2। तो आप क्या बोलेंगे, सर x1 माइनस x2 करना है तो ये -b और -b वाला तो टर्म कट जाएगा। देख लो, x1 माइनस x2 अगर करना है तो -b से -b वाला टर्म तो कटेगा, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, 2 है। तो -b से -b गया, उसके बाद यहाँ पर रूट d और माइनस ऑफ माइनस रूट d, तो 2 रूट d बाय 2, मतलब ये आ जाएगा रूट d बाय a, ये आएगा आपके पास। x1 माइनस x2 आएगा रूट d बाय a, ठीक है। अब हमें तो ये चीज नहीं पता ना बेटा कि x1 बड़ा था या x2 बड़ा था। ये तो कोइंसिडेंटली मैंने इसमें x1 के साथ प्लस वाला लिया और x2 के साथ माइनस वाला लिया, अदरवाइज कोई मैं श्योर थोड़ा था कि किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा, या कौन सा रूट बड़ा होगा कौन सा रूट छोटा होगा। तो सेफ रहने के लिए तरीका क्या होता है कि मॉड्यूलस आप लगा लीजिए, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो भी होगा उसका मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू रूट d बाय a, लेकिन a भी नहीं, यहाँ पर आपको मॉड a लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए LHS बेटा जैसे ही आपने मॉड्यूलस लगाया तो LHS तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, मॉड्यूलस लगाते ही LHS पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। अब RHS में रूट d है तो रूट d तो पॉजिटिव होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मॉड है, ठीक है। तो अगर बेटा आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 दिया हुआ था तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए भी आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 दिया था तो यू कुड हैव यूज्ड दिस इक्वेशन आल्सो फॉर सॉल्विंग, है ना, कोई प्रॉब्लम की उसमें बात नहीं। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है रूट d बाय मॉड a। फॉर फ्यूचर रेफरेंस बेटा आपको ये याद रखना है ना, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस आपको ये चीज याद रखनी है। ये भी अगेन क्लास 9th का कांसेप्ट है, जब पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जाता है, जब पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा डिग्री 2 के हमें इक्वेशन बताए जाते हैं, उस समय बेटा ये वाली चीज आती है ना, तो बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो हमारा सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल हमको लिखा हुआ है if alpha and beta are the roots of, if alpha and beta are the roots of, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, एक इक्वेशन दिया हुआ है ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। then the value of हमें वैल्यू बताना है, then the value of 1 upon a alpha plus b का होल स्क्वायर प्लस 1 upon a beta plus b होल स्क्वायर इज, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, ये सवाल है। पहला ऑप्शन मेरे पास इसमें दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। सेकेंड ऑप्शन बच्चों मुझे दिया हुआ है 2ac माइनस b स्क्वायर अपॉन ac। थर्ड ऑप्शन बेटा जो मुझे दिया हुआ है दैट इज b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें बेटा दिया हुआ है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये बेटा 4 ऑप्शंस मुझे दिए और मुझे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, आपको एकदम चौकन्ने रह के सोचना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, है ना, ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखिए अल्फा अगर इसका रूट था तो आप लिख सकते थे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा इज अ रूट। सिमिलरली बीटा इज आल्सो अ रूट, तो आप लिख सकते थे a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अभी लिखना मत, पहले समझो, पहले ध्यान से समझो। अल्फा अगर रूट था तो ये लिख सकता था, बीटा अगर रूट है तो ये लिख सकता, करेक्ट।
ये a अल्फा प्लस b लिखा है, क्या इस a अल्फा प्लस b को मैं यहां से जनरेट कर सकता हूं? a अल्फा प्लस b लिखा है, a बीटा प्लस b लिखा है, सिमेट्री चल रही है, क्या मैं कुछ जुगाड़ करके इसे क्रिएट कर सकता हूं? देखो कैसे, मैं बोलूंगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस c, और यहां से मैं बोल सकता हूं अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो a अल्फा प्लस b विल बी इक्वल टू माइनस c, और इस अल्फा को बेटा यहां से निकाल के मैं इधर ले जाऊं तो दिस विल बी माइनस c बाय अल्फा। हो गया क्रिएट? वैसे यहां देखो, इसमें बेटा आप लिख सकते हैं a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा विल बी इक्वल टू माइनस c, और बीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो a बीटा प्लस b विल बी इक्वल टू माइनस c, और बीटा बच्चों अगर मैं यहां से निकाल लूं और इधर ले जाऊं तो माइनस c बाय बीटा हो जाए। मतलब ये जो मुझसे पूछ रहा है वो बेसिकली मुझसे पूछना क्या चाहता है? वो मुझसे पूछना चाहता है 1 अपॉन a अल्फा प्लस b, a अल्फा प्लस b इज माइनस c बाय अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b, a बीटा प्लस b इज माइनस c बाय बीटा का होल स्क्वायर। मुझसे ये पूछना चाह रहा है। मुझे जो सवाल है वो ये है, मैंने देखिए इसको सिंपलीफाई करके ये बनाया है। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं बेटा, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, आप घबराइए मत, है ना? आपको अलग अलग समय के साथ चीजें सीखने को मिलेंगी। यहां से बेटा आप इसको देखिए लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो बहुत आसान है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा? और बाय सी स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, मतलब माइनस b बाय a का होल स्क्वायर प्लस माइनस में हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय a, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ c बाय a अपॉन c स्क्वायर, मतलब मेरे पास ये आ गया b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2c बाय a अपॉन c स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम a स्क्वायर था, तो अगर मैं यहां पर a स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहां पर एक a लेके आना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, फाइनल आंसर विल बी b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ये c स्क्वायर और ये a स्क्वायर एक साथ आ गया, c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर। ये जो c ऑप्शन है बेटा, दिस इज आवर आंसर। आप चाहे तो टैली कर सकते हैं, जो c ऑप्शन है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है? अगले बेटा सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जितने ज्यादा आप बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक के, आपके लिए उतना अच्छा है। कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक ले लीजिए और उसको ईमानदारी से बेटा बनाइए, है ना? कोई भी एक अच्छी सी रेफरेंस बुक लीजिए जिसमें बहुत सारे सवाल, अननेसेसरी की कोई बहुत डिफिकल्ट बुक अभी से मत ले लेना, वो मैं करवाऊंगा, है ना? आप में से ऐसा करो, एक अपन एक्सरसाइज ये करते हैं कि आप में से जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप बेटा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी बुक सॉल्व करते हैं घर में, आप कौन सी बुक सॉल्व करते हैं घर में, और मैं आपको उसमें कमेंट में बताऊंगा कि वो आपके लिए फिलहाल रेलेवेंट है या नहीं। जरूर ये अपन करेंगे बेटा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी बुक का भी आपके लिए डिस्कशन करूं तो आप मुझे उस बुक का भी नाम बताइए, कि अगर आपको जो भी बुक है ना, मैथ्स की जो भी बुक आप चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्कस हो बेटा, जो भी जेई की बुक है, आप मुझे जरूर उस बुक का नाम बताइए, मैं श्योरली बेटा उसको डिस्कस करूंगा। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस cx प्लस c इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, b वाला टर्म नहीं लिखा, ax स्क्वायर प्लस cx प्लस c इक्वल टू 0 are in the ratio p is to q,
अगर ये चीज है बेटा रेशियो में P is to Q, show that under root of P upon Q plus under root of Q upon P plus under root of C by A is equal to 0। ये बेटा हमारे पास सवाल है, बहुत आसान सा सवाल। देखिए अप्रोच समझिए बेटा, अप्रोच समझिए। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि रूट्स आर इन द रेशियो P is to Q, मतलब कि अगर मैं इसके दो रूट्स मान लूं अल्फा और बीटा, ठीक है, अगर बेटा इसके मैं दो रूट्स मान लूं अल्फा और बीटा, तो इन रूट्स का जो रेशियो है दैट इज P by Q, अल्फा बाय बीटा इज P by Q, ये मुझे दिया हुआ। यहां से मुझे बेटा देखो जो चीज समझ में आती है कि सम ऑफ रूट्स क्या है मेरे पास, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस सी बाय ए यहां से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय ए, ये मेरे पास दिया हुआ, करेक्ट, ये मुझे दिया हुआ। ये चीज यहां से अपन देख के लिख सकते हैं, ये चीज गिवन है बेसिकली। इसे थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये जो अंडर रूट ऑफ P बाय Q, पहला वाला टर्म अंडर रूट ऑफ P बाय Q, ये तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा लिखा हुआ है। ये जो अंडर रूट ऑफ P बाय Q लिखा है बेटा, ये अंडर रूट ऑफ P बाय Q क्या है, अंडर रूट ऑफ P बाय Q तो अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा है, प्लस अंडर रूट ऑफ Q बाय P, Q बाय P क्या है, Q बाय P, अगर Q बाय P लूंगा देन दैट विल बी बीटा बाय अल्फा, अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा, और इस पूरी चीज में प्लस अंडर रूट ऑफ C बाय A भी ऐड हो रहा है, इसकी आपको वैल्यू बतानी। एलसीएम लेंगे बेटा अगर इन दोनों को लेकर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो रूट अल्फा और रूट अल्फा, अल्फा रूट बीटा और रूट बीटा, बीटा अपॉन रूट अल्फा बीटा प्लस रूट C बाय, ये आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस C बाय अपॉन अल्फा बीटा है C बाय, ठीक है, और उसका भी रूट है तो यहां आ जाएगा रूट C बाय, और प्लस अंडर रूट ऑफ C बाय, इसी का तो वैल्यू आपको जीरो प्रूफ करना है। तो आप देख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ C बाय अपॉन रूट C बाय, दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ रूट C बाय प्लस रूट C बाय, फाइनल आंसर विल बी 0। यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल था ये भी, है ना, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमने इतने सारे सवाल बना लिए हैं कि यार अब तो मतलब बाएं हाथ का खेल होना चाहिए यार, है ना, अब तो बेटा बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो आज के बेटा लेक्चर का एक आखिरी मैं आपको सवाल कराता हूं, एक आखिरी सवाल जिसमें अपने को कम से कम 10-15 मिनट हो सकता है लग जाए, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। अभी तक का मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा सवाल है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक में जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस में बेटा सबसे अच्छा सवाल यही वाला है जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चे अटकते हैं, कई सारे लोग आंसर भी इसका गलत देते हैं, कई सारे टीचर्स भी इसका आंसर गलत दे जाते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से समझेंगे बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन है let S denote the sum of let S denote the sum of all possible integral values of all possible integral values of alpha, है ना, all possible integral values of alpha for which the system of inequality इक्वेशन बेटा मैं लिख दे रहा हूं जो इनइक्वालिटी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x minus 6 alpha is less than equal to 0 has a unique solution,
है ना। इसका आंसर बेटा कई जगह आप चेक करेंगे, इसका आंसर भी कई बार गलत दिया होता है ना। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। एज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड 49s, फाइंड 49s, मतलब s को 49 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आपको देना। बहुत ही अच्छा सवाल है। अपन अपना बेटा मार्कर रिफिल कर लेते हैं, क्योंकि इसको मुझे समझाने में भी आपको ठीक ठाक समय लग जाएगा। देखिए, समझने की बेटा कोशिश करिए। आपको बोला जा रहा है लेट s डिनोट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। सबसे पहली बात तो आपको इंटीग्रल वैल्यूज का काम है, इंटीग्रल वैल्यूज, और कोई भी नहीं, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। आपका काम इंटीग्रल वैल्यूज है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, ये दो इनइक्वालिटीज है मेरे पास। अब इस इनइक्वालिटी को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना। इसको आप इनइक्वालिटी 1 बोल दो, इसको आप इनइक्वालिटी 2 बोल दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों ही पैराबोला का माउथ तो ऊपर की तरफ खुलेगा। ऐसे दोनों का ही माउथ ऊपर की तरफ खुलेगा। अब माउथ ऊपर की तरफ खुलने के बाद भी अगर ये बोला जा रहा है दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा कि ये ग्राफ इसका जरूर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। ये इनइक्वालिटी 1 है, ये इनइक्वालिटी 2, दोनों ही माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, और इसका मतलब ये है कि दोनों का ही ग्राफ एक्स एक्सिस के कांटेक्ट में आएगा। जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा होगा नीचे, ठीक है, तब इस केस में ये इनइक्वालिटी 0 से छोटी होगी, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। ये जो पैराबोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो वो चीज अगर नेगेटिव हो रही है, अगर बेटा ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसके दो रियल रूट्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हो रहा है मतलब इसके दो रियल रूट्स आ रहे होंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। मतलब इसका ये नेगेटिव अगर बेटा हो रहा है, अगर आपको ये नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। और क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी लगी है, तो ऐसा भी हो सकता था कि ये सिर्फ 0 के इक्वल हो जाता, ऐसा भी हो सकता था कि ये सिर्फ 0 के इक्वल हो जाता। नेगेटिव कभी नहीं होता, 0 के इक्वल हो जाता। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी इक्वालिटी लगी। सेम कांसेप्ट यहां पर भी बेटा आप बोलोगे कि इनइक्वालिटी 2 में भी हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसके दो रियल रूट्स होंगे। और अगर ये सिर्फ 0 के बराबर हो रहा होगा, अगर ये सिर्फ 0 के बराबर हो रहा होगा, तो इसका एक ही रियल रूट होगा, मतलब इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको D1 बोल देते हैं, उसको D2 बोल देते हैं, है ना, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। अपन ऐसा करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते हैं। इक्वेशन 1 के रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। रूट्स अल्फा के वाले टर्म्स में होंगे, लेकिन रूट्स निकालने का प्रयास करते हैं। रूट्स अगर आप इसके निकालेंगे तो बेटा देखिए, इसके अगर मैं आपको दो रूट्स बोलूं तो इसके रूट्स क्या आएंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। ये तो 1। तो ये जो दो रूट्स बेटा मेरे पास आ रहे हैं, बेसिकली ये क्या आ रहे हैं? -1, ध्यान से देखिएगा, -1 2 का फैक्टर कट रहा है, प्लस माइनस इसमें से भी 4 बाहर निकलेगा तो 2 1 के निकलेगा, वो 2 का फैक्टर कटेगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये दो रूट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो दो रूट्स मेरे पास आ रहे हैं, दे आर -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा एंड -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा। श्योर है, एकदम श्योर बात है कि इसके दो रूट्स ये होंगे। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है जिसमें मेरा कर्व काटेगा एक्सिस को, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले के बेटा अगर हम रूट्स की बात करें, सेकंड वाले के, तो सेकंड वाले के आप रूट्स देखिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 अल्फा यहां करेंगे तो प्लस, और 6 4 है 24 अल्फा लिखेंगे, और अपॉन 2, ठीक है। देखिए अगर बेटा आप इसमें से भी 4 बाहर खींचे या 8 तो कैसे निकालोगे? 8 का जरूर कॉमन है, लेकिन 4 इसमें से बेटा आप बाहर निकालो,
4 बाहर निकालोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, ये 2 इससे कटेगा तो 2 प्लस माइनस 4 इसमें से निकला बाहर 2 बन के वो कट गया, प्लस माइनस रूट ओवर 4 इधर से निकला तो यहाँ बचा 4, 4 इसमें से निकला तो बचा 6 प्लस 6, ये आपके पास आ रहा। तो अगर मैं दो रूट्स की बात करूं तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा और 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा, ये मेरे पास आ रहे बेटा दो रूट्स, करेक्ट। अपन ऐसा करते हैं, यहां पर एक बार उसके ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं कि ग्राफ बन कैसा रहा होगा, है ना, ग्राफ कैसा बन रहा होगा एक बार देखते। आप ये बात समझिए बेटा कि अगर ये आपका x एक्सिस है, इफ दिस इज योर x एक्सिस, तो इस x एक्सिस में जब आप प्लॉटिंग करने जाएंगे, प्लॉटिंग करने, तो ये पहले वाले ग्राफ के दो रूट्स हैं -1 प्लस ये, लेट अस से दिस इज x1, let us say this is x2, let us say this is x3 and let us say this is x4। अपन ऐसी बात करें, x1 x2 x3 x4 मान लेते हैं ये चार रूट्स। आप मुझे बच्चों ये बात सोच के बताओ कि ये बात तो 100% श्योर है कि यार ये वाला जो रूट है ना, ये वाला रूट, ये x2 जो होगा ना वो x1 से छोटा होगा। ये बात तो आप श्योरली बोल सकते हो कि x2 विल बी स्मॉलर देन x1, करेक्ट। x2 छोटा होगा x1 से क्योंकि इसमें -1 में कुछ चीज जुड़ रही है, इसमें -1 से भी कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, x2 छोटा होगा x1 से। तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ देखूं तो वो ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का आता, अगर वो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का आता, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो रूट होगा, क्योंकि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता, इस तरीके का। तो ये वाला जो रूट होगा, ये वाला रूट होगा कौन सा, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा, ये वाला रूट। ना ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा। अब ये कहां से इसको काट रहा है फिलहाल मेरे को नहीं पता, फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये कहां से इसको कट कर रहा है, फिलहाल क्यों नहीं पता बताता हूं। इधर भी आप ध्यान से देखिए, आप ये श्योरली बेटा बोल सकते हैं कि x4 x3 से छोटा होगा, x3 बड़ा होगा क्योंकि 2 में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो x3 जो होगा वो बड़ा होगा, x4 जो होगा वो छोटा होगा। मतलब ये आपका पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ था, जो दूसरी इनइक्वालिटी का कर्व होगा, दूसरी इनइक्वालिटी का जो कर्व होगा उसका ये वाला जो रूट होगा, ये वाला, इसमें मैं 100% श्योर हूं कि ये वाला रूट कौन सा होना चाहिए, x3 होना चाहिए, जो बड़ा है, that is 2 plus under root of 4 plus 6। ये चीज आती है समझ, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा। देखो ये वाला कर्व इधर से ऐसे कहीं जाएगा, ये वाला कर्व इधर से ऐसे कहीं जाएगा, इस तरीके का ये कर्व बन रहा होगा। क्या बिहेवियर है अभी मेरे को नहीं पता। देखो कैसे कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये पहला वाला कर्व कुछ ऐसा है और मान लीजिए दूसरा वाला कर्व कुछ ऐसा है। लेट अस इमेजिन कि ये एक केस है, ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है। क्या इसमें कभी भी दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है? देखो आपको क्या बोल रहा है, लेट एस डिनोट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कि ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो और दोनों का सॉल्यूशन आ जाए। क्या इसमें कोई भी इनका सॉल्यूशन आ रहा है क्या? ये लेस देन 0 पे और ये लेस देन 0 पे, देखो ये जब नेगेटिव था और ये भी जब नेगेटिव है, तो क्या कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? इसके नेगेटिव वाले पॉइंट्स की तो दुनिया अलग है, इसके नेगेटिव वाली पॉइंट्स की दुनिया अलग है। क्या मुझे कोई भी सॉल्यूशन मिला? देखो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर इस तरीके की बेटा कोई भी कंडीशन हुई इस तरीके की कि इसके नेगेटिव वाले दुनिया अलग है, इसके नेगेटिव वाली दुनिया अलग है, तो क्या कोई भी मुझे कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अच्छा अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो अगर ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा सोचो एक केस और आपको मैं बोलता हूँ, है ना। ये केस तो गलत हो गया। आप ऐसा करिएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा और जो जो केस बना के जो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ उसको लिखिएगा। आपको ये बेटा पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि सही ग्राफ क्या है और गलत ग्राफ क्या है, या गलत ग्राफ गलत क्यों है। तो आप बनाते चलिएगा साथ साथ, या वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, पहले अभी समझ लीजिए।
अगर मान लीजिए बेटा मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता कि ये मेरा पहला ग्राफ है और ये मेरा दूसरा ग्राफ है, ये वाला है ना, ये वाला पहला ग्राफ है और ये वाला बच्चा दूसरा ग्राफ है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कितने मिल रहे, ये सारे कॉमन, जो मैंने एरिया शेड किया बेटा ये पूरा कॉमन है। पर क्या ये एक यूनिक सॉल्यूशन है? ये तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए ना, ये तो बेटा इतना सारा सॉल्यूशन हो गया, इतनी सारी एक्स की वैल्यूज मिल गई, इतने सारे सॉल्यूशन हो गए। इज इट अ यूनिक सॉल्यूशन? इट इज नॉट। मेरे को क्या बोला गया है? हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, आई वांट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये वाला भी केस गलत है, ये भी आप पेंसिल से बनाएंगे और लिखेंगे कि दिस इज आल्सो अ रॉन्ग केस। क्यों? क्योंकि इधर तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए, वी नीड ओनली वन सॉल्यूशन, वी नीड ओनली अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये भी केस गलत है, ठीक है ना। मैंने आपको देखिए इसलिए पहले ही बोल दिया था कि ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता था कि यार इसको देखो समझाने में भी समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए आप में से बेटा, क्योंकि आप बच्चे स्मार्ट हैं, आप बच्चे स्मार्ट हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि यार अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना सर, तो आप तो सर एक ऐसा वाला केस लेके सॉल्व करो, ऐसा वाला सर केस लेके सॉल्व करो इस तरीके से कि देखो सर ये इक्वल टू 0 है, ये देखो दोनों में सर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ये वाली इनइक्वालिटी में और ये वाली इनइक्वालिटी में सर आप देख लो दोनों में सेम ही सॉल्यूशन आ रहा है और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो ये ग्राफ 0 से छोटा चाहिए ना। बेसिकली देखो कैसा है ना बेटा, ये ग्राफ ऊपर वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो मैं आपको पैराबोला समझाने के लिए ऐसे बनाया हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये इक्वेशन हमेशा 0 या उससे छोटा होना चाहिए तो ये ऊपर की तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं ये वाली चीज बनाऊंगा नहीं ना, अगर मैं ये वाली चीज बनाऊंगा नहीं तो आपको फील ही नहीं आएगी, आपको फील ही नहीं आएगी। बेटा देखो जैसे पहला वाला केस था, पहले वाले केस में ग्राफ सिर्फ ऐसा दिख रहा था, पहले वाले केस में ग्राफ सिर्फ ऐसा दिख रहा था, ये अपनी दुनिया में है, ये अपनी दुनिया में है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं। दूसरे वाले केस में ग्राफ कैसा दिख रहा था? देखो दूसरे वाले केस में ग्राफ ऐसा दिख रहा था कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, दोनों के बहुत सारे सॉल्यूशन, दोनों के बहुत सारे सॉल्यूशन। ये अभी तक 2 केस है जो मैंने रिजेक्ट बेटा किए। अब मैं आपके लिए बना रहा हूं थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ ये वाला एक सॉल्यूशन आ रहा है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होगा? इस सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि यार ये वाले इक्वेशन का ये जो दूसरा रूट था और ये वाले इक्वेशन का ये जो दूसरा रूट था, बेसिकली ये दोनों रूट बराबर होने चाहिए। यही तो इसका मतलब है कि अगर देख लो दोनों सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रूट है तुम्हारा बड़ा वाला रूट -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा, ये बेसिकली बराबर होना चाहिए इसके छोटे वाले रूट के। इसका छोटा वाला रूट ये था, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, अगर ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा ना तो जरूर मुझे थम्स अप करके भेजना है यार आप वीडियो में। दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट कि एक यूनिक अगर सॉल्यूशन चाहिए तो ये आपके पास पॉइंट है। तो इस इक्वेशन का, इस पैराबोला का ये जो दूसरा रूट है और इस पैराबोला का ये जो दूसरा रूट है बोथ आर सेम, ये इसका मतलब है। तो आप इसको सॉल्व करिए। इसको बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास डायरेक्टली अगर आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा अगर देखिए मैं एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, इस -1 को इधर ले आते हैं, तो -1 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3, ठीक है। और अब बेटा हम इसे स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, स्क्वायर करते यहाँ आ जाएगा 9 और प्लस 4 प्लस 6 अल्फा, है ना, 9 प्लस 4 प्लस 6 अल्फा और माइनस 2 इंटू 3 तो 6 और रूट 4 प्लस 6 अल्फा, ये मेरे पास आएगा, ठीक है ना। ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये वाली बेटा मेरे पास चीज आएगी तो यहां से आप बेटा देखिए क्या क्या हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है। अगर आप सॉल्व इसको करेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8 और 8 और 4 12, ठीक है, तो ये आ गया 12। उसके बाद अल्फा इधर आएगा तो अल्फा और 6 अल्फा, ये आ जाएगा मेरे पास 7 अल्फा। और ये वाली जो पूरी चीज है इसको उस साइड अगर ले जाऊंगा तो 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा, ये आएगा बेटा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा अपन अपना यार बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, है ना, इसको बेटा थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि अपने पास थोड़ी जगह रहे सॉल्व करने की, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी होगा ये कैलकुलेशन। इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, अगेन स्क्वायर करते हैं
तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 अल्फा का स्क्वायर 49 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 24 24 इंटू 7 24 इंटू 7 कितना होता है बेटा 20 इंटू 7 140 और 4 इंटू 7 28 168 तो प्लस 168 अल्फा इज इक्वल टू यहां से आप बेटा जब स्क्वायर करेंगे दिस विल बी 36 और अंदर वाला विल बी 4 प्लस 6 अल्फा तो हमारे पास आ गया 144 या ऐसे देख लो ना 36 इंटू 4 कितना होता है 30 इंटू 4 होता है बेटा हमारे पास 120 6 इंटू 4 होता है 24 तो ये तो 144 और ये 144 कट जाएगा। देखो सॉल्व तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो मेरे कैलकुलेशन को मत देखो तुम तो फाइनल आंसर चेक करना इसको सॉल्व कर लो जिस भी मेथड से करना और उसके बाद हमारे पास यहां पर देखिए लिखा हुआ है 49 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 इंटू 6 होता है 216 तो 216 माइनस 168 216 माइनस 168 अल्फा तो 216 में से बेटा अगर आप 168 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 216 में से जैसे आप 168 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 32 और 16 48 अल्फा आएगा बेटा दिस इज 49 अल्फा स्क्वायर तो हमारे पास आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 0 या अल्फा इज इक्वल टू 48/49 ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है अल्फा की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 48/49 ये इस वाले केस में ये बेटा इस वाले केस में है व्हेन दे हैव अ कॉमन रूट ये जो केस मैंने बनाया ना जो थर्ड केस था पहला केस रिजेक्ट हुआ था दूसरा केस रिजेक्ट हुआ था दिस वाज थर्ड केस व्हेन दे हैव अ कॉमन रूट when they have a common root ये बेटा थर्ड केस था अब देखो इस सवाल को आसान बना दिया गया बेसिकली इस सवाल को आसान बना दिया गया क्यों क्योंकि आपको बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज बोल दिया इसलिए सवाल आसान हो गया कि आपको पता है 48/49 तो रिजेक्ट हो जाएगा इंटीजर तो है ही नहीं इंटीग्रल वैल्यूज पूछा जा रहा है अल्फा का तो 48/49 तो रिजेक्ट हो जाएगा आप बोलोगे कि सर इसका तो क्या ही मतलब है इसका तो सर क्या ही मतलब है कि ये तो कोई काम का नहीं इंटीजर तो है ही नहीं हमको फाइनली तो यूज करना ही नहीं करना तो ये आसान बना दिया गया सवाल को अदरवाइज अगर नॉर्मली सिर्फ बोला होता ना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा उस केस में भी ये रिजेक्ट हो रहा होता लेकिन तुमको बहुत डाउट होता समझो देखो जो बेटा मैं बोलना चाह रहा हूँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ ऐसे ही पॉइंट से बच्चे फंसते हैं ये पर्टिकुलरली एडवांस लेवल की चीज है होता क्या है कि आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि इंटीग्रल वैल्यूज आपको बतानी है अल्फा की तो आप इसको सेफली इग्नोर कर सकते हो कि 48/49 तो इंटीजर नहीं होता लेकिन अगर आपको बोला होता सिर्फ ऐसे सवाल में कि डिनोट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इंटीजर वाला वर्ड हटा देता उस केस में भी बेटा ये टर्म रिजेक्ट होता ठीक है उस केस में भी बेटा ये टर्म रिजेक्ट होता लेकिन इसको रिजेक्ट करने में बहुत मेहनत लगेगी वो भी मैं तुमको करके दिखाऊंगा मैं जरूर यहां से डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता हूं ये बोल के कि यार इंटीग्रल दिया है तो ये तो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन फिर भी ये रिजेक्ट होगा क्यों रिजेक्ट होगा अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा भले मुझे 10 मिनट और लगेंगे लेकिन मैं आपको ये चीज समझाऊंगा बहुत ढंग से बेटा समझाऊंगा क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जिससे बच्चों से गलती होती है और ये रिजेक्ट आपको इसलिए भी बेटा देखो कई बार हमको डर लगता है क्योंकि हमसे फाइनल आंसर क्या पूछा गया है फाइंड 49s ये देखो यहाँ पे 49 आ रहा है लगता है कई बार डर लगता है कि यार ये रिजेक्ट होगा या नहीं होगा या क्या होगा पता नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए है ना थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुनिएगा इसको बेटा अपन यहाँ से मिटा लेते हैं हमारे पास देखिए हमने रूट्स को इक्वेट किया रूट्स को इक्वेट करके हमारे पास आ गया अल्फा का वैल्यू 0 या तो अल्फा का वैल्यू 48/49 तो बेटा आप देखिए जब आप अल्फा को 0 करते हैं है ना मैं एक बार इनइक्वालिटी ओपन कर लेता हूँ ग्राफ चेक करने के लिए कि अल्फा की वैल्यू जब 0 होती तो देखिए पहला वाला जो इक्वेशन था जब आप अल्फा की वैल्यू 0 करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन था x² + 2x x² + 2x इज लेस देन इक्वल टू 0 ये पहला वाला था और दूसरा वाला हो जाएगा x² - 4x लेस देन इक्वल टू 0 ठीक है ना जब आप अल्फा को 0 करेंगे तो आपके पास आएगा x² + 2x या x² - 4x ये पहला था ये दूसरा था इस तरीके से आएगा तो आप इस ग्राफ में बेटा समझने की कोशिश करिए जब आप अल्फा को 0 करते ही देखिए एक रूट आ रहा है पहले वाले इक्वेशन का
-2 और एक रूट आ रहा है 0, है ना। एक रूट आ रहा है बेटा आपके पास -2, ये वाला रूट आ रहा है -2 और एक रूट आ रहा है 0। यहां पर आप बेटा देखेंगे एक रूट आ रहा है 4, एक रूट आ रहा है 0, तो ये 0 तो देखो कॉमन हो गया और अल्फा की वैल्यू 0 होते ही ये वाला रूट आ रहा है आपके पास 4। तो अल्फा की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हो तो देखो इस तरीके का ही ग्राफ है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है बिल्कुल सही है, इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आंसर का हिस्सा है। अल्फा इक्वल टू 0 इज एक्यूरेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बेटा देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू, अगर अपन ऐसा करते हैं बेटा इन आंसर्स को ना एक जगह लिख लेते हैं, नहीं तो हमको बाद में याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक बार आंसर्स लिख लेता हूं। एक था -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा, फिर एक आया था -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा, फिर आया था एक 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा, और एक आया था 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 अल्फा, है ना। आंसर्स अपन लिख के रखते हैं ताकि बाद में अपने को प्रॉब्लम ना। इसको अब यहां से मिटा लेते हैं। देखिए आपके पास बेटा ये वाली चीज तो बिल्कुल सही है, अल्फा की वैल्यू आप 0 रखेंगे, इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये वाला ग्राफ आ रहा है, अल्फा की वैल्यू 0 पे आप बनाइएगा, ठीक है ना। जब आप अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, जरूर पेंसिल से बनाइएगा। ये कम से कम 2-3 पेज का सॉल्यूशन है अगर आप ढंग से देखेंगे तो। अल्फा की वैल्यू 0 पर आप इसको बनाइएगा इस तरीके से ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि यार अभी तो हमने इंटीग्रल देख के रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर इंटीग्रल नहीं दिया होता वर्ड तब भी क्या 48/49 रिजेक्ट होता क्या? तो देखते हैं। 48/49 बेटा जब आप रखेंगे तो आपके पास देखिए रूट्स क्या है। रूट्स आपके पास मैं आपको बता रहा हूं, 48/49 जब आप रखेंगे तो एक रूट आपके पास बेटा आ रहा है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 48/49, एक रूट आपके पास आ रहा है -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 48/49, एक रूट आपके पास बेटा आ रहा है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 इंटू 48/49, और एक रूट आ रहा है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 6 इंटू 48/49। थोड़ा मेहनत वाला सवाल है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको क्वाड्रेटिक में फील आ जाएगी, बेटा देखना। इसको आप सिंपलीफाई करो, 49 माइनस 48, 1/49 लिखा हुआ है अंदर, ये अंदर लिखा हुआ है 1/49, और 1/49 का रूट क्या होता है? 1/49 का बेटा रूट होता है 1/7, मतलब ये वाला रूट क्या है? -7 + 1 -6/7, है ना। तो मैं यार ढंग से लिखना, मेरे पास थोड़ा सा कमी है, जगह की थोड़ी कमी है लिखने की, तो तुम तो ढंग से करना। इसको देखो, इसमें क्या लिखा है? 49 माइनस 48, 1/49, और 1/49 का रूट डायरेक्टली लिख देता हूं 1/7, और -1 और -1/7 विल बी -8/7, है ना। डायरेक्टली लिख लेते हैं -8/7। तो पहले वाला जो इनइक्वालिटी था उसका तो 2 रूट मिल गया, -6/7 और -8/7। इसमें देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा बेटा अच्छे से समझने की आप कोशिश करना, यहां पर बच्चों से गलती होती है। 49 और ये 6 है, 6 × 48 है, और ये अपने पास जो पूरी चीज लिखी और एक ये वाली चीज लिखी। इसको बेटा देखो, अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप पहले सॉल्व करो। देखो 49 × 4 कितना होता है? 50 × 4 होता है 200, उसमें से 4 हटा देंगे तो 196 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 196, और प्लस 6 × 48, तो 6 8 आपके पास आ जाएगा कितना? 6 8 आ जाएगा 48, 8 कैरी 4, 6 4 24 और 4 28, ठीक है। और अपॉन 49 और इसका रूट और 2 माइनस, ये चीज लिखी हुई। 196 में बेटा 8 ऐड करेंगे तो 204, ठीक है ना। 196 में हम 8 ऐड करेंगे तो 204, 204 में 80 ऐड करेंगे तो 284, और ये आ जाएगा बेटा 484, ये आ जाएगा 484, दिस विल बी 484, ये आएगा मेरे पास। और 484 बेटा किसका रूट होता है? 484 का रूट होता है 22, है ना। करके देख लो 22 × 22 आप करके देख लो, 2 2 = 4, 2 2 = 4, और फिर यहाँ पर भी 4 और 4, और देख लो 484 आ रहा है एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये जो रूट आ रहा है, देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको मैं बता रहा हूँ।
आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये रूट के बाहर क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। दिस विल बी 22/7, वो जो पाई होता है ना पाई, हालांकि उसका कोई काम नहीं है लेकिन 22/7 निकलेगा बाहर। और 7 2s are 14 minus 22, दिस विल बी -8/7। ठीक है, और यहां पर आप करेंगे तो देखिए ये निकलेगा 2 प्लस ये भी वही 22/7, तो 7 2s are 14 और 22, दिस विल बी 36/7। ठीक है ना, ये आपके रूट्स हो गए बेटा, ये आपके रूट्स हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला वाला जो आपके पास देखो पॉइंट्स क्या है, -8/7 सबसे छोटा है, उसके बाद -6/7 है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा है 36/7, ये तो पॉजिटिव हो गया। -8/7 और -6/7 आपके पास बच्चों इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा ऐसा, और ध्यान से देखिएगा इसके रूट्स है -8/7 और 36/7, -8/7 और 36/7, ये इसके पास ग्राफ है। तो आप जरा ध्यान से देखो यार, इसमें कितने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इतने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसमें इतने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तुम्हें रियलाइज हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पॉइंट ये है बेटा कि ये सवाल बहुत ही अच्छा हो जाता अगर इसमें ये इंटीग्रल वर्ड नहीं दिया होता। देखो चाहे इंटीग्रल वर्ड दिया हो चाहे ना दिया हो, ये 48/49 तो रिजेक्ट हो रहा है, मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने कर दिया था। होशियार बच्चा इस इंटीग्रल को देख के रिजेक्ट कर देता कि यार 48/49 में जो भी हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है अल्फा की, ये तो इंटीजर है ही नहीं, हटाओ इसको। लेकिन अगर बेटा ये वर्ड नहीं लिखा होता ना तो ये सवाल बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि ये 48/49 रिजेक्ट होगा या नहीं होगा ये तुमको पता ही नहीं होता। तो ये 48/49 बेटा रिजेक्ट पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में भी देखो, ये जो थर्ड वाला मैंने अभी आपको केस कराया था उसमें था व्हेन दे हैव अ कॉमन रूट, तो कॉमन रूट अभी भी है, कॉमन रूट अभी भी है। देखो पिछले वाले में बेटा कॉमन रूट ऐसा था, पिछले वाले में कॉमन रूट ऐसे था, बीच में था 0, तो यूनिक सॉल्यूशन था। इसमें भी बेटा कॉमन रूट है, लेकिन ये वाला जो कॉमन रूट है ना, ये वाला कॉमन रूट ये बहुत सारे और सॉल्यूशंस भी तो दे रहा है इसके साथ। देख लो आप इन दोनों इनइक्वालिटीज के, इन दोनों इनइक्वालिटीज में बेटा देखो इतने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन क्या मुझे इतने सारे सॉल्यूशन चाहिए थे क्या? मुझे तो नहीं चाहिए थे इतने सारे सॉल्यूशन। दोनों इनइक्वालिटीज में बच्चों सॉल्यूशन मिल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या मुझे चाहिए कि इतने? मुझे तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए 48/49 रिजेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो मैं आपको बताया हूं, है ना। जो समझ इसको पाया होगा बेटा वो अप्रिशिएट करेगा इस कंसेप्ट को। और ये ग्राफ से पूरी क्वाड्रेटिक क्लियर हो जाती है कि कॉमन रूट्स कैसे भी आ सकते हैं, ऐसे वाले भी आ सकते हैं और इस तरीके से भी आ सकते हैं बेटा, जो ये दो केस बने थे। पूरी फील आ गई होगी तुमको क्वाड्रेटिक की, है ना। जो भी बच्चे ध्यान से इसको बेटा समझ रहे होंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, उन्हें समझ में आएगा कि मैंने कितनी जरूरी चीज एक बेटा आपके लिए बताई है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। तो हमने बेटा थर्ड केस देख लिया व्हेन दे हैव अ कॉमन रूट। तो अभी तक हमने इस तरीके के केस देख लिए जिसमें कि आपके पास ऐसे वाला मतलब एक ग्राफ आ सकता था या इस तरीके का ग्राफ आ सकता था, ये सारी वाली चीजें हमने पढ़ ली। अब बेटा क्या और कोई पॉसिबल केस है? और कोई भी पॉसिबल केस है केस में, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल है। तो बेटा इस बात को आप समझिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है मेरे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ये इक्वेशन 2 हो और इक्वेशन 1 कुछ ऐसा हो कि इक्वेशन 1 का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, तो इक्वेशन 1 बस 0 एक बार हो पा रहा हो और ये 0 से बड़ा हो, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि यार पॉसिबल तो ये भी है ना कि देखो आपका जो इक्वेशन 2 है ये 0 या उससे छोटा है, 0 भी हो रहा है 0 से छोटा भी है, और ये वाला जो है ये 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको बेटा चेक करने के लिए हम कैसे इसको चेक करेंगे? देखिए आपके पास पहला इक्वेशन था x² + 2x + अल्फा, x² + 2x + अल्फा, ये आपके पास पहला इक्वेशन था। बस 5 मिनट और लगेगा बेटा इस सवाल को सॉल्व करने में। तो x² + 2x + अल्फा अगर बेटा आपके पास दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाए, तो अगर इसका बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, d = 0 होगा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा b²
मतलब 4 माइनस 4ac दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, यहां से अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। और क्या अल्फा के वैल्यू 1 पे दूसरी जगह क्या चल रहा है, दूसरे वाले इक्वेशन में। तो दूसरा वाला आपके पास बेटा जो इक्वेशन है, दूसरा वाला इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 अल्फा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 अल्फा ये। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं इधर 1 रखूं, अल्फा की वैल्यू अगर बेटा मैं 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया तो ये वाला केस मेरा सही हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो d2 क्या आएगा, b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब माइनस 6। आप देख सकते हैं बेटा 16 प्लस 24 40 आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज ग्रेटर देन 0, व्हिच इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला केस सही है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 भी हो सकता है। ये वाला केस बेटा देख लो बिल्कुल सही है, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 भी हो सकता है। क्यों 1 हो सकता है, देखो समझने की कोशिश करो। जब अल्फा का वैल्यू बेटा 1 होगा तब ये वाले का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, मतलब कि ये वाली जो चीज है दिस विल बी ग्रेटर देन, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये पूरी चीज 0 के बराबर हो रही होगी तभी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। और यहीं से बेटा देखो आप एक चीज को बेटा ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपको इनइक्वालिटी दी हुई थी, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको ये इनइक्वालिटी दी हुई थी। अगर आपको बेटा ये इनइक्वालिटी दी हुई थी तो कायदे से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा जो है, क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा का अगर मैं ग्राफ बोलूं तो यार इसका ग्राफ तो या तो x एक्सिस के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी लगा है, या x एक्सिस के नीचे होगा। तो अगर इस तरीके का बेटा कर्व आता तो आप समझने की कोशिश करिए कि ऊपर वाली तो चीज है ही नहीं, अभी भी ऊपर वाली चीज तो अभी भी नहीं है बेटा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, ये भी लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये ऊपर वाली चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ये हमेशा नेगेटिव है, ये वाली चीज देखो नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, और ये वाली चीज इक्वल टू 0 है जिसमें d भी 0 आ रहा है। ये इसका बेटा ग्राफ है। ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, मतलब ये या तो 0 से छोटा होगा या मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 हो जाए मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट पे हो और ये ऐसा हो, तो अल्फा की वैल्यू 1 पर ये चीज आ रही है। देख लो यूनिक सॉल्यूशन है दोनों में, इसके इतने सारे सॉल्यूशन थे लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ये एक यही वाला बस पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अल्फा की वैल्यू 1 भी आ सकती है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 भी आ सकती है। और इसमें कोई केस है क्या बेटा पॉसिबल, बताओ। और इसमें कोई भी केस अगर आप देखेंगे, क्या ऐसा हो सकता है क्या, कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा आपने क्यों नहीं लिया कि इक्वेशन 1 इधर हो और ये इक्वेशन 2, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो चेक करना पड़ेगा। देखो आप इक्वेशन 2 को बेटा अगर इक्वल टू 0 लेकर करेंगे, अगर आप d2 को 0 के बराबर करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर आप इसका 0 के बराबर करेंगे तो d2 आपके पास है बेटा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 अल्फा, ठीक है, ये आपके पास d2 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 और माइनस 6 प्लस 24 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा अल्फा का वैल्यू आएगा माइनस 2/3, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2/3। हालांकि आप ऑलरेडी इसको इग्नोर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पूछा जा रहा है। ऑलरेडी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहां से बेटा आप देखिए, क्या अल्फा की इस वैल्यू के लिए जो मेरा पहला वाला इक्वेशन था, d1 वाला जो इक्वेशन था बेटा, दैट वाज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा। d1 वाला इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा। तो इसमें क्या होगा, तो यहां से आप देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2/3 ये आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4ac मतलब माइनस 2/3। तो आप देख रहे हैं बेटा इसका भी डिस्क्रिमिनेंट, इसका भी जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल ये बात सही है कि इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इसके बाद एक लास्ट बस बेटा चीज बच गई है, 1 मिनट और बस, लास्ट जो चीज बच गई है वो क्या है, वो ये है कि क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल है क्या कि ये भी 0 हो और ये भी 0? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये भी 0 हो और ये भी 0 एट द सेम टाइम? क्या ऐसा कोई अल्फा होगा क्या? तो देखो मान लो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो इक्वेशन 1 वाली चीज बेटा क्या थी आपके पास, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा।
और इक्वेशन 2 वाली चीज क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6 अल्फा, यही था हमारे पास। तो इसको बेटा अगर इसका d1 आपको 0 करना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो यहां से अल्फा 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां से अल्फा माइनस 2/3 आना चाहिए था। क्या ये दोनों सेम है? क्या दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं। कॉमन रूट वाले में एक आंसर 0 आया, एक आंसर 48/49 आया। 48/49 क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन थे। 0 वाला क्यों एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि उसमें एक ही सॉल्यूशन था। उसके अलावा हमने जब सॉल्व किया इस तरीके वाले केस, जो इसके पहले मैंने आपको 2 कराए थे कि एक का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और एक का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, ऐसे वाले केस में बेटा एक बार अल्फा की वैल्यू आती है, एक केस में 1 और एक केस में अल्फा की वैल्यू आती है -2/3। ठीक है, -2/3 वाली चीज हमारी रिजेक्ट हो। तो इसके साथ बेटा हमारा जो अल्फा का फाइनल जो बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आई हैं वो सिर्फ 2 हैं, दैट इज 0 एंड 1। अल्फा सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज हमारी ले सकता है, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा था सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा विल बी 0 + 1, जो कि आएगा 1, और 49s क्या होगा, दैट विल बी 49। ठीक है, तो इसके साथ बेटा हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वाला सवाल जरूर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमारा ले लिया, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इसको अगर जेईई एडवांस के भी ये पेपर में है तो ये कम से कम बेटा आपका 8 से 10 मिनट खाएगा ये सवाल। ठीक है, वो तो मुझे आपको एक एक चीज समझाने में, एक्सप्लेन करने में समय लगा, अदरवाइज ये मिनिमम 8 to 10 मिनट्स का ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको पर्टिकुलरली कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा बेटा, कि इस तरीके के सवाल आपको और करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस तो तभी निकलेगा जब हमको ऐसे सवाल करने आते होंगे। तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा आपका फीडबैक जो भी इस सवाल को लेकर हो, भले लेंदी था लेकिन आपको ये सवाल कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, मुझे आप बेटा बिल्कुल ये चीज़ बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जिसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है, उसे ज्वाइन करें ताकि आपको सारे अपडेट्स भी मिलें और सारे के सारे होमवर्क भी उसमें मिलते रहे। थैंक यू।